अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान अक्रॉस द नेशन, दिस इज FM 100 और FM 100 रहबर ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं. फ्लड रिलीफ स्पेशल ट्रांसमिशन FM 100 रहबर बना है सैलाब ज़दगान का रहबर, आप तमाम लोगों का रहबर, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान की क्या सूरत हाल है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए क्या रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ख़ास तौर पर रिलीफ एक्टिविटीज़ के अलावा उनकी किस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, उनके बच्चों के मसाइल क्या हैं, उनकी ख़वातीन के मसाइल क्या है, उनके मर्दों के मसाइल क्या हैं, कौन सी चीजें डोनेट करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए. लोकल इंटरनेशनल NGOs के रिलीफ वर्कर्स हमारे साथ होते हैं और वो फील्ड वर्कर्स हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं, आपको अप टू डेट रखते हैं रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन. और अभी हम आपको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ पाकिस्तान के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट समी मलिक साहब के साथ कनेक्ट करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए यूनिसेफ की क्या एक्टिविटीज हैं और अगला लाया अमल क्या होगा. अस्सलाम वालेकुम समी साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. समी साहब, अब अगर बात की जाए सैलाब ज़दगान की तो यूनिसेफ ने किन किन इलाकों में विजिट किया है, सैलाब ज़दा इलाकों का, और क्या सिचुएशन वहाँ पे देखी आपने? जी तकरीबन अगस्त के तीसरे हफ्ते से हमारी टीम्स जो हैं वो जो 3 प्रोविंसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान, इनके मुख्तलिफ इलाकों में जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो अजला जहाँ पे पानी ज्यादा था और ज्यादातर लोग इससे मुतासर हुए, उनमें हर जगह फैली हुई थी. मैं खुद भी वजात खुद बलूचिस्तान में अगर मैं कहूँ तो जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर ये अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे गया. उसके अलावा सिंध में मीरपुर खास, उमरकोट और फिर साउथ पंजाब में राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुतासरा था. तो इन सभी इलाकों में हमारी टीम्स भी हैं, मैं खुद भी वजात खुद भी यहाँ गया हूँ इन सभी इलाकों में. तो शुरू में ऑफ कोर्स हालात काफी खराब थे और सबसे बड़ा मसला जो था वो एक्सेस का था कि लोग पानी में घिरे हुए थे, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जमीन के रास्ते कट गए थे और कई जगहों पे शहरों और देहात को बचाने के लिए खुद भी ब्रीचेस की गई थी पानी के बीच में, ताकि जो पानी का बहाव है दूसरी तरफ किया जाए ताकि आबादियां बच सकें. सो एक्सेस का मसला था काफी ज्यादा. और फिर ऑफ कोर्स जो लोग मुतासरा थे वो सेफ लोकेशंस पे आके बैठे खुले आसमान के नीचे थे, तो बहुत से उनके मसाइल थे. पीने का साफ पानी इन हालात में बहुत मुश्किल होता है. खाना ऑफ कोर्स, बीमार होते हैं बहुत लोग क्योंकि भूखे भी होते हैं, बहुत रोजों से दिनों से सफर करके आए होते हैं. तो मल्टीपल मसाइल थे उन लोगों के. लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान भी और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जैसे यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस की सभी एजेंसियां, बाकी सभी ऑन ग्राउंड आ गए और इन लोगों को जहाँ जहाँ जिस तरह की हम उनके लिए उनकी मदद और उनको जो जरूरियात उनकी हैं उनके मुताबिक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने करनी शुरू कर दी. सही. अब जैसे जरूरियात के हवाले से बात की जाए या सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो उनको रेस्क्यू करते हुए या उनको देखा जाए तो रिलीफ एक्टिविटीज में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंक्लूडिंग शेल्टर. उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगा, कितना अरसा लगेगा नॉर्मलाइज होने में लाइफ को इन इलाकों में? टाइम तो बहुत लगेगा, 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है. और फिर इसका एक्सटेंट काफी एक तो वाइड था, बहुत से तकरीबन 80 से ज्यादा बल्कि 84 अजला जो हैं पूरे मुल्क में वो मुतासर हुए हैं. सो रिलीफ ऑपरेशंस लोगों को अपनी जहाँ पे वो हैं वहाँ पे इमदाद पहुँचानी और उसके बाद जब वो वापस जाएंगे अपने इलाकों में तो जो रिहैबिलिटेशन का फेज होता है वो शुरू हो जाएगा. सो ये बड़ा लंबा अमल है. इनिशियली लाइफ सेविंग होता है, फिर उसके बाद जिसको हम रेस्क्यू कहते हैं, उसके बाद फिर ये कि उनको असिस्टेंस पहुंचाना जहाँ पे वो हैं और उसके बाद फिर उनकी रिहैबिलिटेशन. सो वक्त तो काफी लगेगा क्योंकि ये खासी बड़ी तबाही है और बहुत से लोग मुतासर हैं. आपने सुना ही होगा तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब रिपोर्टेडली मुतासर हैं लोग. सही. अच्छा, अब अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए, बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में जो रूटीन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स भी थी कि बहुत सी खवातीन, ऑलमोस्ट 73,000 खवातीन आर एक्सपेक्टिंग, जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज है. अब उनके जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो वैक्सीनेशन, ये तो सारा निजाम एक तरह से दरहम भरम हो गया. तो इस चीज को कैसे मेंटेन किया जाएगा, बिकॉज पोलियो का भी खतरा है और बीमारियों का भी खतरा
खतरा है, फिर आजकल मौसम भी डेंगू का है, तो ऐसे में क्या किया जा रहा है? मैं अपनी एजेंसी के हवाले से, यूनिसेफ के हवाले से बात कर सकता हूँ। हम बेसिकली जो हमने जहाँ शुरू किया था काम, सबसे पहले जो है मेडिसिन और हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की थी। मोबाइल हेल्थ कैंप्स थे जो कि मुख्तलिफ आबादियों में जहाँ जहाँ पे भी एक्सेस था वहाँ जाके और ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। और ये अभी चल रहा है सिलसिला। जहाँ पे कैंप्स एस्टेब्लिश हो गए वहाँ कैंप्स में तो ये तकरीबन 24/7 ये सर्विसेज हैं। और वो आबादियाँ जहाँ पे, जिनको हम स्पॉन्टेनियस कैंप्स कहते हैं, जहाँ पे कुछ लोग आए एक इलाके से और बैठ कर वहीं पे वो अभी तक बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे फिर मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो जाके सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें ग़िज़ाई किल्लत जो है उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन लाइक बच्चों में और ख़वातीन में, और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया हामला ख़वातीन या जिन्होंने चाइल्ड बर्थ हुई होती है उसके बाद का, उनके लिए उनका न्यूट्रिशनल लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उनके लिए ख़ास, हम इसको RUTF कहते हैं, रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड, वो बच्चों को दिया जाता है, माओं को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल, क्योंकि बीमारियाँ उस वक्त ज़्यादा हमला करती हैं या उस वक्त ज़्यादा मुअस्सर हो जाती हैं काम में जबकि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल या उनकी जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। सो ये हेल्थ के हवाले से हो गया। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो पीने का साफ पानी होता है जी, और सैनिटेशन। सो यूनिसेफ जो है वो ट्रकिंग के जरिए भी, और बहुत बड़े ब्लैडर्स होते हैं जिनमें पानी स्टोर होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए गए हैं। ट्रक्स जो हैं वो दिन में 2 दफ़ा जाते हैं और पानी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जेरी कैंस और वाटर स्टोरेज करने के लिए चीज़ें मुहैया की हैं। सो वो वाटर एंड सैनिटेशन का एलिमेंट हो जाता है। न्यूट्रिशन का मैंने आपसे अर्ज कर दिया। उसके अलावा जैसे वक्त गुजरता जाता है तो अब बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो जिनकी तालीम मुतासर हो गई, तो उनको फिर वो जो कैंप्स में या जो स्पॉन्टेनियस कैंप्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कैंप्स हैं या स्पॉन्टेनियस कैंप्स हैं, वहाँ पे ही तालीम की सहूलत मुहैया करना भी बहुत ज़रूरी है। सो हमारा एक बॉक्स होता है, उसको स्कूल इन अ बॉक्स कहते हैं, जो कि 3 माह तक एक प्राइमरी स्कूल को चलाने के लिए उसमें इतना मटेरियल होता है कि वो काफ़ी हो। सो स्कूल इन अ बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर जो कैंप्स, कमीशन कैंप्स हैं, वहाँ पे एक बड़ा टेंट होता है या 2 बड़े टेंट होते हैं, जिनमें बाज़ वक़्त अगर जगह की कमी हो या टेंट्स की कमी हो तो सुबह में वो स्कूल होता है, आफ्टरनून में वो जिसको हम चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस कहते हैं या बच्चों के लिए एक महफूज मकाम, वो बन जाता है। और वहाँ पे बच्चों की जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है उसको कवर किया जाता है कि साइको सोशल सपोर्ट। बहुत से बच्चे जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं वो उनके जहन में बस जाता है वो खौफ और वो डर कि रात को उनको नींद नहीं आती। वो कहते हैं कि हम सो नहीं पाते, हमें लगता है अभी फिर पानी आ जाएगा, बिकॉज कीपिंग इन माइंड वो सारे सर्कमस्टांसेस जिसमें वो अपने घरों से निकले और यहाँ तक पहुंचे। तो वो ट्रॉमा जो है उसको हेल्प करने के लिए बच्चों को, उनको रिक्रिएशनल किट्स दी जाती हैं, उनको खेलने को सामान होता है, और उनकी साइको सोशल सपोर्ट की, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारी टीम के मेंबर्स जो उन बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो रिकवर कर सकें। तो ये एक ऑल राउंडेड सी एक्टिविटी है जो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स यूनिसेफ का मैंडेट जो है वो बच्चों के हवाले से, और बच्चे ही, जब भी कोई इस तरह की आफत हो तो बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। लाइक सबसे ज़्यादा ये खदशा होता है कि बच्चे इसका शिकार होंगे, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो तो फिर अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, रेजिलियंस ज्यादा होती है। लेकिन बच्चे जो हैं उनके हवाले से बहुत से खदशात होते हैं। सही, कुछ और चीज आप अगर इंक्लूड करना चाहें रिगार्डिंग द रिलीफ एक्टिविटीज जो आपने ऑब्जर्व की एंड यू रियली वांट टू स्प्रेड दैट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों को भी शऊर आए अगर वो डोनेट करना चाहते हैं या जो लोग खुद उधर आ रहे हैं या जो वहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस हो रही है, ताकि रिलीफ एक्टिविटी स्मूथली चल सके। जी शुक्रिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। तकरीबन मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले कोई $160 मिलियन की इंटरनेशनल अपील लॉन्च की थी हुकूमत पाकिस्तान ने, उसके साथ यूनाइटेड नेशंस भी थी, और अब वो अगले मेरे ख्याल चंद रोज में वो रिवाइज हो जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे इस तबाही का एक्सटेंट जो है उसका अंदाजा होता जा रहा है और जिस तरह से काम चल रहा है, तो उसी तरह से ये अपील जो है ये भी रिवाइज होगी। डोनर्स से हमारी दरख्वास्त है, इंटरनेशनल भी नेशनली भी, कि जितनी मदद कर सकें वो ही कम है, क्योंकि ये एक लंबा ऑपरेशन है और इसमें हमें फंड्स की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और बहुत से मुखय्यर हज़रात ने, बहुत से मुल्कों ने मदद की है और मदद आ रही है, लेकिन इस मदद को उन लोगों तक पहुंचाना भी एक मरहला है, और फिर ये कि ये कंटिन्यूसली आती रहे
جی. اس وقت تک جب تک کہ لوگ ریہیبلیٹیشن کے فیز میں ہم جا کے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں سیٹل ہونے کی حد تک ہم مدد نہ کر سکیں. اور علاقوں میں جو جہاں سے لوگ آئے اب ان کا جو بھی انفراسٹرکچر تھا یا جو ان کی لائیولیہڈ تھی, جو بھی وہ کام کرتے تھے, ان کی جو فصلیں تھیں, اس کے علاوہ جو جن لوگوں کے پاس مویشی تھے وہ سب کچھ جو ہے وہ سیلاب کے نظر ہو چکا ہے. سو ان لوگوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنی پڑے گی شروع سے. ایون ان کے پاس گھر نہیں ہوں گے تو ان کو اپنے گھر بھی شروع سے بنانے پڑیں گے اور دوبارہ لائف سٹارٹ کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے ہمیں بہت مدد کی ضرورت ہے اپنے ڈونر سے, اور تاکہ ہم پھر آگے ان لوگوں کی مدد کر سکیں. بالکل تو بالکل یہی ہماری اپیل ہے. جی صحیح. اچھا سمیع صاحب, آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو, پاکستانیوں کو, یا اوور آل جو لوگ ہمیں پوری دنیا میں سن رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہی ہے جی کہ ان لوگوں کے لیے جو متاثر ہوئے اس سیلاب سے اور وہ بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے جو بھی آپ کر سکیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں, کلیکٹو کیپیسٹی میں, جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, جو پاکستان سے گئے ہوئے لوگ دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں, اور وہ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. اب جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو شاید ہم جو ملک میں ہم سے زیادہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. سو ہم یہی درخواست کریں گے کہ جتنی مدد آپ کر سکیں اور جتنے عرصے تک کر سکیں وہی ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور ہم آن گراؤنڈ ہیں, اور اگر آپ میں سے بھی جو لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان ضروریات جو ہیں ان لوگوں کی وہ آپ خود بھی اسیس کریں, اور جو جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہمارے رہبر مسٹر سمیع ملک موجود تھے, کمیونیکیشن اسپیشلسٹ یونیسیف پاکستان. انہوں نے یونیسیف کی ورکنگ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا, خاص طور پہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو کس طرح ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے, ریلیف ایکٹیویٹیز کیسی چل رہی ہیں. بچوں کے حوالے سے بات کی, چاہے ان کی ایجوکیشن ہو, ان کی ہیلتھ ہو, یا ان کی لائف ہو, ان کی مینٹل کیپیسٹی ہو, یا ان کی ریزیلینس ہو, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. FM 100 رہبر کے تھرو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی ان تمام جو ٹرانسمیشنز ہیں ہماری, ان کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ, تاکہ آپ دوبارہ جب سنیں اسے دیکھ سکیں. یا آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہوگی کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ کنیکٹیوٹی کا کیا ایشو ہے, وہاں کا سسٹم کیسا ہے, کیا آپ جا سکتے ہیں, مارکیٹس آپریشنل ہیں یا نہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. سو ڈو فالو دا سوشل میڈیا آف FM 100 اینڈ کیپ لسننگ دا ہارٹ بیٹ آف پاکستان FM 100.